नमस्कार। गद्य को सुनना और सुनाना एक दुष्कर कार्य है। मेरे विचार से यदि सामने जो है दर्शक बैठे हों और उनके सामने यदि आपको कोई वाचन करना हो तो उसमें परस्पर संवाद स्थापित होता रहता है और उससे सुनाने में भी एक अलग ही आनंद आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा संभव नहीं था। यहाँ पर सिर्फ पढ़ना ही था मुझे और सामने एक वीडियो तैयार करना था। फिर भी आप लोगों ने इसे जो है सुना और साथ ही उसको जो है वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, सराहा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों को यह एकालाप जैसा भी प्रतीत हुआ, तो उसका भी कारण है क्योंकि इसे थोड़ा सा समय सीमा के अंतर्गत ही बांधना था। 10-12 मिनट में मुझे अपनी बात कहनी थी, जो हालांकि मैंने उपन्यास का जो है प्रथम अध्याय का वाचन करने का विचार किया था तो काफ़ी लंबा था। तो 10-12 मिनट में उसे जो है वो सब बांधने के कारण से भी जो ऐसा लगा कि जो है ये पढ़ने में आ रहा है जा रहा। खैर, यह उपन्यास की प्रस्तावना थी और उसका थोड़ा सा प्रारंभिक भाग। मेरे विचार में इस प्रस्तावना में ही उपन्यास की दिशा तय हो गई है। मानवीय मन व विचार के अनेक पहलू विभिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार से उजागर होते हैं। उनका आकलन सीधी सरल घटना नहीं है, काफ़ी सोच विचार करके लिखना पड़ता है। मानव की भी गिरगिट की तरह से रंग बदलता रहता है। वास्तविक रूप से पशुवत व्यवहार का अतिरेक मानव स्वभाव में पाया जाता है, किंतु अपने परिष्कृत और विकसित मस्तिष्क से वह इन दुर्गुणों को छिपाने में कामयाब हो जाता है। लिबिडो शब्द की तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन फ्रायड के सिद्धांत का प्रतिपादन करने का उद्देश्य भी जो है मानव मन की मूल पशुवत भावना की निरंतरता और उसी से संलग्न प्रवृत्ति का उत्तरोत्तर विकास, उसके दुर्बल मन की विवशता और चाहत भरी जकड़न को दर्शाता है। मेरे इसका थोड़ा सा आधार लिया है फ्रायड के सिद्धांत का भी। उपन्यास की प्रस्तावना में ही कथानक का जो है बीजारोपण हो गया है और उसके फैलने की दिशाएं भी चारों तरफ और विस्तारित होती हुई लग रही हैं। उस वृक्ष में कहीं कहीं कांटे भी हैं जो उगाए हैं और वही कांटे जो है चुभ रहे हैं। अब इस कांटे जो है स्मृतियों के हैं, ये तो इसके जो है वो शीर्षक से ही पता चलता है कि हर आदमी के अंदर उसका साया सदैव विद्यमान रहता है और उसके हर अच्छे बुरे कार्य पर निगरानी रखता रहता है। अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है, खुश होता है और बुरे काम के लिए प्रताड़ित भी करता है। लेकिन यह कौन तैरेगा कि कौन सा कार्य बुरा है? व्यक्ति को जिस काम में आनंद आता है वह तो उसके लिए अच्छा कार्य ही होगा ना, भले ही समाज की नज़रों में वह कार्य बुरा हो। गतिहीन अवस्था में जब आदमी अपनी स्मृतियों को उजागर करने कर अपने किए गए कार्यों का आकलन करता है और निरपेक्ष भाव से विचार करता है, सामाजिक दृष्टि से सोचता है, तब उसे अपने किए गए कार्यों पर पश्चाताप हो सकता है। और यही स्मृतियों के दंश उसे शूल की तरह चुभते रहते हैं, किंतु समय तो निकल चुका होता है, वह भी वापस लौट कर तो नहीं आने वाला। इस उपन्यास का कथानक दो अलग अलग कालखंडों में जो है समानांतर रूप से प्रवाहित होता रहता है। एक कालखंड में उसके बचपन से लेकर युवावस्था तक मनोविकासात्मक धरातल पर होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, तो दूसरा वर्तमान समय में वह जिन सामाजिक परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अपनी पुरानी गलतियों से सीख न लेने की स्वाभाविक विवशता को झेलते हुए, मानसिक विचार द्वंद्व से संघर्ष करते हुए और कुछ विसंगतियों का सामना करते हुए गुजर रहा है, ये दर्शाने का प्रयास किया मैंने। चूँकि किसी भी उपन्यास का फलक बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसमें मनोविकासात्मक परिवर्तन के साथ साथ आदिवासी क्षेत्र की जीवनचर्या, उनका सरकारी कर्मचारियों द्वारा शोषण, नक्सलवाद के पनपने के कारण सरकारी अनियमितताएं, पुलिस की मनमानी और भी बहुत सी बातें इस उपन्यास में समाहित है, जिन्हें पाठकों के लिए रोचकतापूर्वक वर्णित करने का मैंने प्रयास किया है। शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी छोड़कर
नायक का सुदूर आदिवासी क्षेत्र में जाने की व्यवस्था का खुलासा तो उपन्यास के अंत में जाकर ही होता है। इसलिए जो है वो अभी मैं पूरा कथानक तो नहीं आपको बता रहा, लेकिन जहाँ तक कुछ लोगों ने इसका आकलन किया है और काफ़ी कुछ उसमें सफल हुए हैं। कथानक अगर कहें तो इसका वैसे कुछ नहीं है, लेकिन ये उपन्यास जो है वो रोचक तो रहेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, और आप लोगों को जो है वो पसंद भी आएगा। इसी कामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।